आप सभी का मिशन क्लास में स्वागत है। एक बार फिर से चलिए फटाफट देखते हैं। विज्ञान का लाया है सीरीज। ये उत्प्रेषण परीक्षा माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2025 का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं बारी बारी से, एक क्वेश्चन का चाचा आंसर जो सवाल दिया हुआ उसमें, और सब सवालों का जवाब देंगे अपने चैनल मिशन 100 पर। मिशन 100 पर। तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, बढ़ते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन दोस्तों? पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? तो पहला ऑप्शन है त्रिभुजाकार, दूसरा है वृत्ताकार, तीसरा है चौकोर और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, मतलब कैसा होता है? पहला है वास्तविक, दूसरा है काल्पनिक, तीसरा है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। और काल्पनिक में ये काल्पनिक बोला जाता है, इसी को आभासी भी बोला जाता है। काल्पनिक और आभासी यह सीधा और उल्टा बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और वास्तविक में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। इसमें देखते हैं यह अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस बनता है। यह पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसको पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर है ए उत्तल दर्पण, बी है अवतल लेंस, सी है उत्तल लेंस और डी है अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। तो पहला इसका देखते हैं। इसका उपयोग जो है उत्तल लेंस का किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है। उत्तल लेंस का जो काम होता है किसी भी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है। और ये अवतल दर्पण इस काम में आता है कि गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, गाड़ी का साइड मिरर में उपयोग होता है। और ऑप्शन नंबर बी का जो है अवतल लेंस है, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने में किया जाता है। इसको चश्मा में भी लगाया जाता है। इस और डी नंबर है अवतल दर्पण। तो इसका उपयोग वाहन के हेडलाइट दाढ़ी बनाने वाला दर्पण में भी होता है ना। हेडलाइट गाड़ी का जो है और दाढ़ी बनाने वाला शीशा इसमें होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। ऑप्शन नंबर ए है -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है -100 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका सूत्र होता है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। इस पर निकालिएगा तो ये निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? तो ए है 3 गुने 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, बी है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और सी है 3 गुने 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश के चाल होता है निर्वात में। छठा नंबर क्वेश्चन में आइए। छठा में है
कि 1 एंगस्ट्रम का मान होता है। ए है 10⁻⁻8, बी है 10⁻−10 मीटर और सी है 10⁻−11 मीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10⁻−10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है, मतलब कैसा होता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ए है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है उत्तल दर्पण और डी है अवतल दर्पण। तो फोटोग्राफी जो हो गया ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस होता है इसमें। उत्तल लेंस इसका सही उत्तर है, उत्तल लेंस। आगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, पढ़ते हैं निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, मतलब कि ये चारों में से सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है। तो ए में है तारपीन। तो तारपीन का होता है अपवर्तनांक 1.47 और बेंजीन का होता है लगभग 1.50 और पानी का होता है 1.33 और किरोसिन तेल का होता है 1.39। तो इसमें सबसे कम किसका हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल होगी। मतलब ए है c/2, बी है सी है ऑप्शन नंबर 3 2c/3 और डी है 3c/2। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। इसका सूत्र हो जाएगा, सूत्र इस पे बन जाएगा, बना के देख लीजिएगा, n बराबर c/v। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है, यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। ए है 1, बी है 2, सी है 9/4 और डी है 9/8। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका सूत्र होता है निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है उसको गति से नापते हैं और माध्यम में प्रकाश की गति को भी से कहते हैं वेग, और माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर इसका हो जाएगा n बराबर c/v। यही सूत्र होता है इसका निकालने का। आगे बढ़ते हैं। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, मतलब कि आँख का कौन सा भाग रंगीन होता है। ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया, बी है परितारिका, सी है रेटिना और डी है पुतली। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परितारिका जो है इसको आइरिस भी बोलते हैं, आइरिस, यही रंगीन भाग होता है। आँख के पुतली को जो घेरे रहता है, इसका काम आँख के पुतली जो होता है उसके ऊपर घेरे रहता है परितारिका आइरिस का। और कॉर्निया जो है ये आँख के बाहरी परत होता है। कॉर्निया जो है आँख का बाहरी परत होता है, ये बाहरी, यह प्रकाश केंद्रित करके देखने में मदद करता है। ये जो इससे प्रकाश आता है आँख पर तो उसको केंद्रित करता है, एक जगह बटोरता है और तब देखने का काम करता है। और ऑप्शन नंबर सी जो है इसका मुख्य कार्य होता है प्रकाश को महसूस करना और उसके तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक, मतलब दिमाग तक पहुंचाना, इसका काम होता है रेटिना का। ऑप्शन नंबर डी जो है पुतली, आँख के रोशनी को नियंत्रित करता है, कम रोशनी को में फैल जाता है और ज़्यादा रोशनी में सिकुड़ जाता है। ये कम में फैल जाता है और ज़्यादा में सिकुड़ जाता है, ज़्यादा में सिकुड़ जाता है।
यही काम होता है। कॉर्निया का काम बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, मतलब किस में परिवर्तित करता है? ए है वास्तविक प्रतिबिंब में, बी है विद्युत सिग्नल में, सी है ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, विद्युत सिग्नल में। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन 13 नंबर क्वेश्चन पर जाएंगे। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 2.7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 3.5 सेंटीमीटर और डी है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर होता है ये। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है, मतलब कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक इन चारों में से कौन है? ऑप्शन है ए एम्पियर, बी है ओम, सी है वोल्ट, डी है जूल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एम्पियर। ए सही होगा, एम्पियर। इसका आइए बी को देखते हैं, ओम को देखते हैं। ये विद्युत प्रतिरोध का ये मात्रक होता है ओम, विद्युत प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध का होता है मात्रक 1 ओम बराबर 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के बराबर होता है ये। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। वोल्ट जो होता है विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक है, विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक है ये। जूल जो है, जूल जो है ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा का एसआई मात्रक है, ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा का एसआई मात्रक है ये जूल। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन में है, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर ए है N/R, बी है R/N, सी है N/R और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, R/N होता है इसका। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, मतलब कि एक घोड़ा के बराबर शक्ति कितना होता है, मतलब इसमें तो ए है 767 वाट, बी है 746 वाट, सी है 736 वाट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति बराबर। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिक् सूचक की सुई होती है, किसकी बनी होती है ये सुई? ए है नाल चुंबक का बना होता है, कि बी है छड़ चुंबक, सी है ए तथा बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये दिक् सूचक की सुई छड़ चुंबक से बना होता है, छड़ चुंबक से। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। घरेलू परिपथ में धनात्मक तार का रंग होता है, जो घर में एक धनात्मक होता है प्लस वाला और एक माइनस का तार होता है ऋणात्मक। तो ये घरेलू परिपथ में धनात्मक तार का रंग का पूछ रहा है, कैसा होता है? तो इसके बारे में देखिए, ऑप्शन नंबर ए है पीला, बी है हरा, सी है काला और डी है लाल। तो हरा और पीला ये दोनों माइनस का होता है, माइनस का, ये अर्थिंग इसको लिया जाता है, अर्थिंग हरा और पीला का।
और काला जो है उदासीन तार होता है। ये काला या नीला तार जो होता है ये दोनों उदासीन होता है, उदासीन। और ऑप्शन नंबर डी है लाल, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी, घरेलू परिपथ में जो है धनात्मक तार लाल रंग का लगा होता है। पीला तथा हरा जो है अर्थिंग होता है, ऋणात्मक होता है। और ये काला और नीला जो है उदासीन तार होता है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, मतलब क्या होती है। तो चुंबक, ए है बंद वक्र होती है, बी त्रिभुजाकार, सी खुला वक्र, डी आयताकार। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंद वक्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में है कि निम्न में से कौन एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं। एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर कौन सा होता है। ए है पूर्ण वलय, बी है खंडित वलय, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्ण वलय दोनों कुंडलियों के सिरों पर लगा रहता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, मतलब कैसी होती है। ए है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, बी है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, सी है ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की होता है भीतर में, और बाहर में होता है, चुंबक के बाहरी दिशा होता है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। ये बाहर होता है, बाहर में, ये बाहरी दिशा है, बाहरी दिशा में ये लगा रहता है, और ये भीतरी दिशा में लगा रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। और 22 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है। तो ए है एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करते हैं, मतलब प्रतिच्छेद, परिच्छेद मतलब प्रतिच्छेद नहीं करते, मतलब काटती नहीं है। बी है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब परिच्छेद करती है, काट देती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। सी कभी परिच्छेद करती है और कभी नहीं करती है। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, कि एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। 23 नंबर क्वेश्चन है, ये तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि सीएनजी का पूरा रूप क्या है, मतलब सीएनजी का पूरा फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन नंबर है ए बी सी डी। तो इसमें हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। इसको, इसमें मीथेन से बनी होती है ये गैस जो है ना, ये मीथेन से बना होता है, मीथेन से। इसमें क्या रहता है, तो मीथेन रहता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो संपीड़ित गैस जिसे बोला जाता है, ये मीथेन से बना होता है। आगे चलिए बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रंग से अधिक तरंग रंग दैर्ध्य वाली किरणों को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं। लाल रंग से ज़्यादा जो रहे, तो ऑप्शन नंबर ए है पराबैंगनी किरणें, बी है अवरक्त किरणें, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसको अवरक्त किरण कहा जाता है, जो लाल रंग से अधिक तरंगदैर्ध्य वाला होता है। पराबैंगनी किरण जो होता है, जो त्वचा को विटामिन डी देता है, ये विटामिन डी देता है त्वचा को। और ज़्यादा देर से और अत्यधिक देर से अगर हम लोग धूप में रह जाएं तो ये नुकसान भी होता है, नुकसान भी करता है त्वचा को। तो इसलिए ना ज़्यादा देर से रहना है ना कम से रहना है, ये विटामिन डी देता है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। ए है पवन ऊर्जा, बी है जैव ऊर्जा, सी है भूतापीय ऊर्जा, और डी है नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा जो है नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा इसमें मुख्य रूप से यूरेनियम, इसमें यूरेनियम 200
235 और यूरेनियम 235 पाया जाता है इसमें, मुख्य रूप से इसका उपयोग होता है इसमें। और पवन ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है ये हमेशा रहेगा जब तक हवा से बनता है ये ऊर्जा, ज़्यादातर इसको बनाया जाता है। और भूतापीय ऊर्जा जो है जमीन के नीचे से, ये एक नवीकरणीय ऊर्जा भी है। ये पृथ्वी के अंदर से इसको बनाया जाता है, पृथ्वी के अंदर रहता है, ये भी एक नवीकरणीय ऊर्जा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है, मतलब कहाँ होता है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन? ऑप्शन नंबर ए है बायोगैस से, बी है सीएनजी से, सी है जीवाश्म ईंधन से, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन होता है। जीवाश्म ईंधन में आता है कोयला, पेट्रोलियम, यही सब आता है ना। और जो बायोगैस है, बायोगैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। ये एक नवीकरणीय ऊर्जा है ना, ये भी एक नवीकरणीय ऊर्जा है। सीएनजी इस मिश्रण से बना है, अभी तो खुद बताए हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोला जाता है सीएनजी को। और जीवाश्म ईंधन में तो आप लोग जानते हैं कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस आता है। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, सोलर सेल बना होता है, मतलब किसका बना होता है सोलर सेल? ए है सोना, बी है प्लेटिनम, सी है सिलिकॉन, डी है लिथियम। तो सोलर सेल जो बना होता है सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन का ये अर्धचालक पदार्थ होता है। सिलिकॉन कैसा पदार्थ होता है? अर्धचालक। सोना, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। 24 कैरेट का होता है। और प्लेटिनम जो है इसकी परमाणु संख्या 78 होता है। कितना होता है परमाणु संख्या? प्लेटिनम का परमाणु संख्या 78 होता है, 78। इसका उपयोग गहना, इलेक्ट्रॉनिक और चिकित्सा में होता है। इसका उपयोग चिकित्सा वगैरह में होता है और गहना बनाने में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है, सब में होता है इसका प्लेटिनम का। लिथियम जो है ये आवर्त सारणी के तीसरे स्थान पर है। लिथियम कितना में है? तो तीसरे में आवर्त सारणी के। यह एक नरम चांदी जैसा सफ़ेद क्षार धातु होता है लिथियम। ये सफ़ेद क्षार एकदम नरम होता है, उस तरह का होता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन धोबिया सोडा का अणु सूत्र है? धोने वाला सोडा, धोबिया सोडा मतलब धोने वाला सोडा का अणु सूत्र इनमें से कौन है? ए नंबर है कि बी नंबर है कि सी नंबर है कि डी नंबर है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। Na2CO3 10H2O। ये इसका वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी इसका नाम है। डेकाहाइड्रेट है ना। और ये जो है ए नंबर, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट। ए नंबर का नाम है सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट। बी नंबर जो है सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट है। ये सोडियम रहेगा ही और कार्बोनेट भी रहेगा, केवल पेंटा जोड़ जाएगा इसमें, पेंटाहाइड्रेट है ना, पेंटाहाइड्रेट। सी नंबर में हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हेप्टाहाइड्रेट हो जाएगा। हेप्टा 7 रहेगा तो हेप्टा, और 5 रहेगा तो पेंटा, ठीक है। और 10 रहेगा तो डेका।
इसको याद रख लेना है। 10 रहेगा तो डेका, 5 रहेगा तो पेंटा, और 7 रहेगा यहाँ तो उसका हेप्टा। हेप्टा मतलब हेप्टा हाइड्रेट है ना, हेप्टा हाइड्रेट। हाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया ए नंबर है कि बी नंबर है कि सी नंबर है डी नंबर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। यह वह होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इसमें एकल उत्पाद मिलता है 2 या 2 से अधिक मिलकर के, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक अभिकारक मिल करके, है ना, एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण किसमें नहीं हो रहा है ना, ए है श्वसन में, बी है अवक्षेपण में, डी सी है दहन में, डी है भोजन का पचना में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अवक्षेपण में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होता है। इसमें वर्षा जैसे होता है तो वर्षा में कहाँ ऑक्सीकरण की क्रिया होता है, ऑक्सीकरण तो खुद ऊपर से बरस रहा है। इसमें द्वीप विस्थापन अभिक्रिया होता है। अवक्षेपण में क्या होता है, तो द्वीप विस्थापन की क्रिया, द्वीप विस्थापन की क्रिया होता है। बाकी ये तीनों में ए सी डी में, ये तीनों में रासायनिक अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया, ये तीनों में रासायनिक अभिक्रिया होता है, या ऑक्सीकरण शामिल होती है इसमें, जिससे ऊर्जा मुक्त हो जाता है। जिससे क्या मुक्त होता है, इसमें तीनों में ऊर्जा को मुक्त होता है, ऊर्जा मुक्त होता है तीनों में। लेकिन अवक्षेपण में यह सब नहीं होता है। अवक्षेपण वर्षा बरसता है वो इसमें होता है, द्वीप विस्थापन की क्रिया होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। आगे है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। पहला है उभयगामी, दूसरा है ऊष्माक्षेपी, तीसरा है प्रतिस्थापन, चौथा है ऊष्माशोषी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ये ऊष्मा के बाहरी ऊर्जा को मुक्त करता है। ये ऊष्मा के बाहरी ऊर्जा को क्या करता है, मुक्त करता है। ये जो होता है उभयगामी का मतलब होता है कि 2 जगह पर वास करने वाला। जैसे 2 जगह पर प्रवास करने वाला या वास करने वाला, रहने वाला। जैसे मछलियाँ कुछ मीठे पानी में भी रहती हैं, मीठे पानी में भी, और कुछ खारे पानी में भी रहती हैं। तो इस उदाहरण लिया जा सकता है। प्रतिस्थापन हो गया। और ऊष्माशोषी का मतलब है ये ऊष्मा को अवशोषित करता है, ऊष्मा को शोषित करता है, ऊष्मा को ये अवशोषण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अवशोषित। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है वसा युक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। ए है अपचायक, बी है प्रति अपचायक, सी है उपचायक, डी है प्रति उपचायक। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति उपचायक। आगे क्वेश्चन है 33 नंबर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए है CaCl2, बी है CaOCl2, सी है CaOCl और डी है CaO। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये,
इसको एक नाम और लिख लीजिए आप लोग, इसका एक नाम है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये जो है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का ये सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र। और ये जो ऑप्शन नंबर ए है CaCl2, ऑप्शन नंबर ए, ये कैल्शियम क्लोराइड है। ये क्या है? तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड हो। और CaO जो है ये ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम ऑक्साइड है। इसे आमतौर पर बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 34 नंबर क्वेश्चन है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? तो ये हमारे पेट में ऑप्शन नंबर ए HCOOH, बी होता है H2SO4, सी है HCl और डी है HNO3। तो हमारे पेट में ऑप्शन नंबर सी HCl जो अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं इसको। तो यही बनता है। ये पेट में पाचन की क्रिया का काम करता है, यह भोजन को पचाने में सहायता करता है। और ये जो है ऑप्शन नंबर ए, इसका है मेथनोइक अम्ल है। ये मेथनोइक अम्ल है, ये मेथनोइक अम्ल का सूत्र है, मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल किस किस में पाया जाता है? तो ये मेथनोइक अम्ल बोलिए या फार्मिक अम्ल बोलिए, इसको दोनों बोल सकते हैं। तो फार्मिक अम्ल तो जानते ही हैं कि चींटी के डंक में होता है और मधुमक्खियों के डंक में होता है, ये दोनों फार्मिक अम्ल। मेथनोइक अम्ल और फार्मिक अम्ल इसी को बोला जाता है, HCOOH को इसका रासायनिक नाम है। तो आगे है बी नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी तो सही है, ये सही आंसर है। बी जो है इसको, यह एक प्रबल खनिज अम्ल है जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। इसको इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब बोला जाता है। इसी को तेजाब डाल देने पर सब देह को जला देता है, ये प्रबल अम्ल इसको बोला जाता है। HNO3 जो है ये नाइट्रिक अम्ल है। HNO3 का नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। यह भी एक प्रबल अम्ल है। इसका उपयोग उर्वरक और विस्फोटक बनाने में होता है। ये तो और खतरनाक चीज़ है, विस्फोटक में होता है जहाँ ब्लास्ट वगैरह हो, और उर्वरक में होता है खेती के जो चीज़ उर्वरक बनाया जाता है खाद वगैरह उसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन में है NaHSO4 है, इनमें से क्या है? ए है कह रहा है उदासीन लवण, बी कह रहा है अम्लीय लवण, सी कह रहा है क्षारकीय लिखा हुआ है लेकिन क्षारीय लवण होगा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी सही हो जाएगा, अम्लीय लवण। ये अम्लीय लवण है ना। जो अम्लीय लवण किसे कहते हैं? जिसका पीएच मान, पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, 7 से कम, वो अम्लीय मान हो गया, अम्लीय। और क्षारीय जो होता है इसका पीएच मान जो होता है, पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा, इसलिए क्षारीय हो जाता है। उदासीन का होता है पीएच मान होता है इसका 7, केवल 7, है ना। तो उदासीन उसे बोला जाता है जो न तो क्षारीय होता है और न अम्लीय होता है, उसी को उदासीन बोला जाता है। दोनों में से कोई नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका NaHSO4 है, अम्लीय लवण। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है? आवर्त सारणी का मिंडलिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें कह रहा है कि धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है? ए है दाईं ओर केंद्र, बी है बाईं ओर केंद्र में, सी है लैंथेनाइड तत्वों के साथ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाईं ओर धातुएं पाई जाती है। और अधातु जो है दाईं ओर केंद्र में पाई जाती है। अधातु जो है ये
दाईं ओर पाई जाती है ना, और धातु बाईं ओर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, मतलब किस धातु की बनी होती है? क्योंकि यह एक चालक है, बी क्योंकि यह तन्य है, या सोनेरस है, या आघातवर्ध है। देखिए आमतौर पर घंटी जो है सोनेरस का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी, सोनेरस जो होता है एक मधुर आवाज निकलता है उससे, उसी को बोला जाता है। तो घंटी में मधुर आवाज निकलता है, मीठा आवाज, उसी को सोनेरस बोला जाता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 38 जो है देखते हैं। लोहे की परमाणु संख्या, देखिए एफई के परमाणु संख्या पूछ रहा है। तो एफई का परमाणु संख्या 26 होता है, मतलब लोहे के परमाणु क्रमांक 26 पर है। ये 23 जो है, 23 ये वेनेडियम का है। वेनेडियम का परमाणु संख्या है वेनेडियम, वेनेडियम, वेनेडियम का होता है। ये जो होता है बी नंबर, ये क्रोमियम का होता है। किसका होता है? क्रोमियम का, ये क्रोमियम का होता है। 25 नंबर जो होता है मैग्नीज का होता है परमाणु संख्या। किसका होता है? तो मैग्नीज, मैग्नीज का होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, अगला बार क्लियर कर दूंगा। अगर क्लियर हो रहा तो आप लोग कमेंट कीजिए, और मेरा भी हौसला अफजाई कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन है, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातुओं को कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है? ए है प्राचीनतम धातु, बी है महत्वपूर्ण धातु, सी है सामरिक धातु। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, सामरिक धातु। इसका एक और नाम है रणनीतिक धातु, रणनीतिक धातु, रणनीतिक, रणनीतिक धातु नाम होता है, इसलिए इसका नाम रणनीतिक पड़ा है कि ये जो है इसका उपयोग सबसे ज़्यादा हमारे देश में सैन्य अनुप्रयोग में होता है। उपयोग रक्षा के महत्वपूर्ण से ये बहुत महत्वपूर्ण धातु है सामरिक, इससे बहुत सारे हथियार बनाए जाते हैं, इसलिए इसको रणनीतिक धातु भी बोला जाता है। सी, ऑप्शन नंबर सी सही है ना। चलिए आगे 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध सोना होता है, तो शुद्ध सोना आपको बताया है, इससे पहले भी बता दिए हैं शुद्ध सोना कौन होता है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर है 16 कैरेट, बी है 22 कैरेट, सी है 23 कैरेट, डी है 24 कैरेट, है ना। तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। इसमें शुद्धता होता है 99.9% शुद्ध होता है ये, इसलिए इससे इसका गहना नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इतना ये मुलायम होता है कि इसका गहना नहीं बनाया जा सकता, कोई आभूषण नहीं बनाया जा सकता 24 कैरेट का। तो अब 16 कैरेट जो होता है, 16 कैरेट जो होता है 66.7% होता है, इससे आभूषण बनता है। और 22 जो होता है 22 कैरेट में 91.67% सोना होता है, इसका भी आभूषण गहना वगैरह बनता है। ये 95% होता है, 95.8% होता है इसका शुद्धता, है ना। इसलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। देखिए ये सूत्र ये चारों है, कोई ना कोई जरूर सबका होगा किसी ना किसी का। तो देखते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र का होता है। ए में है CnH2n, बी में है CnH2n+2, सी में है CnH2n-1, डी में है CnH2n-2। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर इसका बी, एल्केन का सूत्र है ये, है ना। और ये जो है CnH2n ये एल्कीन का है। किसका है? एल्कीन का, एल्कीन का सूत्र होता है ना।
ये एल्काइन है, डी नंबर एल्काइन, एल्काइन का सूत्र है ये। क्लियर होते जा रहा है तो लाइक करते जाइए और कमेंट करते जाइए। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होती है? गैस धातु से जोड़ा जाता है जो। ए है एथाइन, बी है एथेन, सी है मीथेन, डी है एथिलीन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एथेन जो है, एथेन जो है ये सही हो जाएगा। एथेन कह रहे हैं, एथाइन है ना। ऑप्शन नंबर ए एथाइन सही हो जाएगा। इसका नाम एसिटिलीन भी होता है। क्या होता है? इसका नाम एक एसिटिलीन, एसिटिलीन। इसका सूत्र होता है C2H2। इसका सूत्र क्या होता है? C2H2। एथेन का क्या सूत्र होता है? C2H6। इस सब का बंधन में इसमें चार, इसमें 2 कार्बन है और 6 गो हाइड्रोजन है। इसमें 2 गो कार्बन है और 2 गो हाइड्रोजन है। ठीक है। और मीथेन CH4, मीथेन का क्या होता है? CH4, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन का बंधन होता है। एथिलीन C2H4 होता है। एथिलीन का होता है C2H4, मतलब कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन 4 गो। आगे क्वेश्चन है इसका 43 नंबर जो है कि उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ए है प्लास्टिक, बी है रबड़, सी है अपमार्जक और डी है साबुन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका साबुन होता है। अपमार्जक उसको बोला जाता है जो कपड़ों को, अन्य वस्तुओं को साफ करने में जो डिटर्जेंट से साफ होता है उसे हम अपमार्जक बोलते हैं ना। आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में तो ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल, बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है फॉर्मिक अम्ल और डी है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल है ना। एसिटिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH है ना। इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये खट्टा होता है। एसिटिक अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। इसे एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl ये पेट में खाना को पचाने में मदद करता है ना। और ये फॉर्मिक अम्ल होता है जो फॉर्मिक अम्ल, ये मेथनोइक एसिड होता है। इसका सूत्र तो HCOOH होता है और ये चींटी और मधुमक्खी के डंक में रहता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को बोला जाता है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? पूछता है सवाल, रसायनों का राजा, तो इसी को बोला जाता है रसायनों का राजा। किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है, CH3OC2H5 का IUPAC नाम क्या है? तो देखिए, ए नंबर है मेथॉक्सी इथेन, बी नंबर है प्रोपेनॉन, सी नंबर है मेथॉक्सी मेथेन और डी नंबर है एथिल मेथिल ईथर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेथॉक्सी इथेन इसका सही है। यह एक ईथर है। यह क्या है? यह एक ईथर है, ईथर है ना। प्रोपेनॉन जो है, प्रोपेनॉन का रासायनिक जो सूत्र होता है वो CH3H6O या फिर इसका दूसरा सूत्र होता है CH3COCH3। ठीक है, ये होता है। अब मेथॉक्सी एथेन CH3OCH3 होता है। इसको बोला जाता है ऐसे CH3OCH3 या ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6O। ठीक है, एथिल मेथिल ईथर
तो इसका आणविक सूत्र होता है, क्या होता है, आणविक सूत्र होता है इसका, आणविक सूत्र है ना। तो CH3H8O होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, ये पूछ रहा है ना। तो ए नंबर में है परमाणु त्रिज्या, बी नंबर में परमाणु घनत्व, सी नंबर में परमाणु द्रव्यमान, डी नंबर में परमाणु संख्या। तो ये है इनका ऑप्शन नंबर सी, परमाणु द्रव्यमान। ये बढ़ते क्रम में दिए हैं, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किए हैं, बढ़ते क्रम में मेंडलीफ है ना। परमाणु घनत्व जो होता है इससे आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। ये परमाणु घनत्व जो है परमाणु संख्या पर, इसको नहीं, इसको अलग से ले लेते हैं, इसमें परमाणु घनत्व नहीं जोड़ते हैं ना। इसका आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। किसमें, परमाणु संख्या पर। क्लियर, आगे बढ़ें। 47 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, हाँ आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के इसमें कौन सा सदस्य है। तो ए नंबर है मिश्र धातु, बी नंबर है अम्लीय धातु, सी नंबर में क्षार धातु और डी नंबर में अक्रिय गैस है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्षार धातु होता है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य। क्षार धातुओं को में केवल हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, बाकी सब क्षार धातु हो जाता है। जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या होता है, क्षार धातु होता है। चलिए इसको छोड़ करके, हाइड्रोजन को केवल छोड़ करके, हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन नहीं होता है ना। बाकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब क्षार धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे 48 नंबर क्वेश्चन चलिए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है ना। ए है 1, 2 है, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो ये 3 होता है। कितना होता है, 3। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या O3 जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, O3। ये जो है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है। एक किसका होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। और 2 किसका होता है, तो हीलियम का होता है। किसका होता है, हीलियम का 2 होता है। 3 हो गया ऑक्सीजन वाला O3। और 4 देखिए, 4 जो है बेरिलियम का परमाणु संख्या होता है, बेरिलियम का, बेरिलियम, ये परमाणु संख्या होता है इतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। देखिए प्रत्येक आवर्त सारणी में प्रत्येक जो है आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है हैलोजन, बी है उपधातु, सी है धातु और डी है अक्रिय गैस। तो ये सब लोग जानते हैं कि अक्रिय गैस होता है। अक्रिय गैस ये 18वां समूह में है। कितना में है, समूह 18 में होता है, समूह 18 में। अक्रिय गैस कौन कौन सा होता है, तो अक्रिय गैस में हो जाता है, अक्रिय गैस को ही निष्क्रिय गैस भी कहते हैं या उत्कृष्ट भी गैस भी कहते हैं, एक बहुत नामों से जाना जाता है। इसमें हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, रेडॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये सब हो जाता है। हीलियम, आर्गन, नियॉन, रेडॉन और क्रिप्टन, ये सब अक्रिय गैस हो गया है ना। हाइलोजन जो है आवर्त सारणी के 17 समूह सदस्य, कितना का है, 17 समूह में हाइलोजन रहता है ना। उपधातु किसे कहते हैं, तो उपधातु भी समझ लीजिए, जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है और पाया जाता है, उसको उपधातु कहते हैं। धातु और अधातु का दोनों का गुण या अणु पाया जाता है। धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होता है। क्या होता है, धातु जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है और यह कठोर और चमकदार होता है। कैसा होता है, कठोर भी होता है और चमकदार भी होता है। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या। देखिए फ्लोरीन के परमाणु संख्या कितना है। ऑप्शन नंबर ए है आपको 9, बी है 13, सी है 19,
और डी है 29। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है। 19 13 किसका होता है? तो एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम का कितना होता है? तो 13 होता है, 13 इसका, है ना। ये 19 जो होता है ये पोटेशियम का होता है। किसका होता है? पोटेशियम का। 29 जो होता है, 29 ये तांबा या कॉपर का होता है। तांबा या कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वन संपदा का एक उदाहरण है? ए है जल, बी है लकड़ी, सी है मिट्टी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लकड़ी वन संपदा का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है जिससे गर्मी बढ़ रही है? ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल रहा है और तापमान में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर है N2, ऑप्शन नंबर बी है NH3, सी है O2, डी है CO2। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। 53 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिजली उत्पादन, प्रदूषण को रोकना, वृक्षों को काटने से रोकना या मृदा अपरदन। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, वृक्ष के काटने से ये जुड़ा हुआ है चिपको आंदोलन। ये कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में हुआ था। इसका नेतृत्व तो कौन नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। और जो है प्रदूषण को रोकना है, ये जो है प्रदूषण कैसे रोक सकते हैं? तो इसको वृक्ष को रोककर, मतलब पेड़ पौधे लगा करके, सार्वजनिक परिवहन को अपना करके, मतलब कि अपना पर्सनल गाड़ी नहीं लेकर के बस वगैरह पर जिसपे बहुत सारे लोग चढ़ जाए, उस पर परिवहन से, कपड़े का थैला इस्तेमाल करने से, चमकीला वगैरह नहीं, पॉलीथीन का, है ना। और मृदा अपरदन, मृदा के कटाव को कैसे रोक सकते हैं, ये इसके बारे में, डी नंबर, इसके बारे में जो है पेड़ पौधा लगा करके, घास लगा करके, सीढ़ीनुमा खेती कर करके इसको मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। किससे? पेड़ पौधा लगाएंगे, घास लगाएंगे और क्या करेंगे? तो सीढ़ीनुमा खेती करेंगे इसमें, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, कोयला तथा पेट्रोलियम है, मतलब क्या है? नाभिकीय ईंधन है कि नवीकरणीय ईंधन है कि जीवाश्म ईंधन है कि इनमें से सभी है? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या होता है? जीवाश्म ईंधन होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नाभिकीय ईंधन जो है यूरेनियम, नाभिकीय ईंधन यूरेनियम कितना होता है? 235। इसका प्लूटोनियम भी है, प्लूटोनियम और थोरियम, है ना। नाभिकीय ईंधन में यूरेनियम 235 है, प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम कितना है? तो 239 है, और थोरियम है, कौन सा है? थोरियम। नवीकरणीय ईंधन जो होता है सौर ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये क्या होता है कि जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब किस में आता है? नवीकरणीय ईंधन में आता है, ठीक है। अगला है 55 नंबर, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला है, विद्युत ऊर्जा है, पेट्रोलियम ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये क्या है ना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पवन ऊर्जा। ये पवन जो ऊर्जा है ये नवीकरणीय ऊर्जा है। क्या है? नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा है। बाकी ये सब समाप्त होने वाला ऊर्जा है ना। गैर पारंपरिक स्रोत, ये पारंपरिक स्रोत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
56 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 12, बी है 8, सी है 6 और डी है 4। तो ग्लूकोज में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C2H12O6 ना। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर में पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? ए नंबर में है नाइट्राइट के रूप में, बी नंबर में नाइट्रेट के रूप में, सी नंबर में ए और बी दोनों में इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं NO3- इसका सूत्र होता है ना नाइट्रेट का। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन है कि जठर रस को अमाशय रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाशय रस ना। अमाशय रस अम्लीयता किसके कारण होता है? तो ये तो बार बार क्वेश्चन, ये तीसरा बार ये क्वेश्चन को दोहराया जा रहा है। कह रहा है पेप्सिनोजेन के से होता है कि सलेस्मा से होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जठर रस या अमाशय का रस जो पचता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब ACL से होता है ना। 59 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? ए है कोशिका में, बी है कोशिका के बाहर, सी है पाचन तंत्र में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मृत जीवी जो कोशिका के बाहर होता है। मृत जीवी में कौन कौन आता है? तो जैसे कवक हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गया, कवक का बैक्टीरिया ना, कवक और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हो जाता है जिसका भोजन जो होता है शरीर के कोशिका के बाहर होता है ना। आगे चलते हैं। आगे है 60 नंबर मछली का श्वसनांग है। मछली का श्वसनांग कौन है? कह रहा फेफड़ा है कि त्वचा है कि ट्रैकिया है कि गिल्स है? तो ऑप्शन नंबर डी गिल्स होगा। गिल्स इसे गलफड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गलफड़ है ना। गलफड़ को गिल्स भी बोलते हैं। मछली इसी से सांस लेती है। कहाँ से लेती है? तो गलफड़ से या गिल्स से सांस लेती है। ट्रैकिया एक श्वास नली कहते हैं। ट्रैकिया मनुष्य के श्वास नली को में होता है ना। 61 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर में है किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? ए में है 2, बी में है 4, सी में है 38, डी में है 40। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कितना? 2 होता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग आगे। 62 में है ऑक्सीजन का वाहक होता है, मतलब इनमें से कौन ऑक्सीजन पहुंचाता है ना। कह रहा है कि लसिका होता है कि RBC होता है या WBC होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन वाहक होता है RBC, रेड ब्लड जो होता है सभी जगह लाल रंग के जो खून होता है वही ऑक्सीजन पहुंचाता है शरीर में। और WBC जो है वाइट ब्लड जो है ये प्रतिरक्षा करता है किसी भी रोग से लड़ने के लिए। और लसिका जो होता है ये द्रव संतुलन बनाता है। क्या बनाता है? द्रव संतुलन बनाता है। ये लाल रंग का होता है हीमोग्लोबिन से जैसे होता है, तो हीमोग्लोबिन ही पहुंचाता है ना ऑक्सीजन। ये WBC वाइट ब्लड होता है। और लसिका जो है ये लसिका द्रव संतुलन बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। 63 नंबर क्वेश्चन है सरीसृप के हृदय में होते हैं, मतलब क्या होते हैं? ये है 2 आलिंद एवं 2 निलय, मतलब कि भाल्व जो होता है शरीर में 4 गो होता है। कई गो होता है? 4 प्रकार के भाल्व होता है। तो एक आलिंद एक, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 2 आलिंद और 1 निलय। ये मनुष्य नहीं कर रहा है, ये सरीसृप कर रहा है ना उसमें। तो 2 आलिंद एवं 1 निलय हृदय में होते हैं इसके, है ना। आगे बढ़ते हैं।
64 नंबर क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ए है मनुष्य, मनुष्य में तो होता है। बी है पक्षी, पक्षी में भी होता है। सी है मक्खी, तो मक्खी में मारने पर खून नहीं निकलता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या? एक इसको देख लेते हैं। मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य में कम से कम 14 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर खून होना चाहिए। महिला में होना चाहिए 12 से 15 प्रति डेसीलीटर, है ना। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 65 नंबर में है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है बीपी, है ना, ब्लड प्रेशर जिसको बोला जाता है बीपी। बीपी जैसे ऊपर में होता है किसी का 120, नीचे में होता है 80, तो एक स्वस्थ मनुष्य में तो 140/160, 120/80, 200/160, इनमें से कोई नहीं। एक स्वस्थ मनुष्य वाला बी हो जाएगा 120/80, है ना। ऊपर वाला मतलब मान लीजिए ये ऊपर है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो ऊपर वाला के सिस्टोलिक दबाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक, सिस्टोलिक दबाव, है ना, दबाव। आइए नीचे वाला को बोलते हैं डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक दबाव, डायस्टोलिक दबाव, है ना। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? ऑप्शन है, ए छाल में, बी है पत्ती में, सी है जड़ में, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो टेनिन नामक पदार्थ जो है सब में रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में रहता है वो यहाँ पर आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए छाल में, है ना। बाकी इसमें कम रहता है, इसमें भी कम होता है ना। इसमें उच्च सांद्रता पाया जाता है छाल में। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 67 नंबर, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, कहाँ होता है? तो मूत्र मार्ग में होता है कि वृक्काणु में होता है, या मूत्राशय में होता है, या मूत्र वाहिनी में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी मूत्राशय में होता है, इसका जामा जा करके, है ना, अस्थायी रूप से। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर, 68 नंबर है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? ए है वृक्क में, वृक्क मतलब किडनी होता है, प्लीहा में, सी मतलब यकृत में, मतलब लीवर में, आमाशय में। यकृत में होगा, क्या में होगा? यकृत में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, मेरुरज्जु निकलता है, मतलब कि रीढ़ की हड्डी निकलती है, रीढ़ की हड्डी, है ना, मेरुरज्जु उसी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेंडुला से, बी है पॉन्स से, सी है सेरिब्रम से, बेलम से, डी है सेरेबरम से। तो ये मेंडुला से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मेंडुला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डी, ये तंत्रिका ऊतक से बनी होती है। किससे बनी होती है? तंत्रिका ऊतक से। 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। और 70 नंबर क्वेश्चन कि किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल एवं फूल उगाए जा सकते हैं ना। ए है ऑक्सिन की मदद से, बी है जिबरेलिन्स की मदद से, सी है साइटोकाइनिन की मदद से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिबरेलिन की मदद से फूल और फल बड़े आकार का उगाया जा सकता है। ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन में पौधों के वृद्धि और विकास के नियंत्रित करता है। ये नियंत्रित, नहीं तो पौधा बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको ये रोक कर रखता है, उसके विकास को भी रोकता है और उसको वृद्धि को भी रोकता है। ठीक है। साइटोकाइनिन जो है ये एक पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल में कौन एकदम एकाएक बनाता है हार्मोन? कौन सा हार्मोन बनता है ना? कह है एस्ट्रोजन, बी है पैराथोर्मोन, सी है कैल्सिटोनिन, डी है एड्रीनेलिन, है ना, एड्रीनेलिन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
एड्रीनलिन, इसका एक और नाम बोला जाता है एपिनेफ्रीन, है ना, एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन बोला जाता है ना। 72 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन द्वारा जनन होता है, किसका जनन होता है? पहला है ईस्ट में होता है, कि लेशमैनिया में होता है, या अमीबा में होता है, या डी नंबर बी और सी दोनों में होता है। तो देखिए लेशमैनिया में भी होता है और अमीबा में भी होता है, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो ऑप्शन नंबर ए है बिल्ली, बी है बकरी, सी है केचुआ, डी है कुत्ता। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केचुआ, है ना। नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं इसमें, उसी को उभयलिंगी बोला जाता है, नर और मादा दोनों होता है इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया किसके काटने से परजीवी होता है ना? तो प्रोटोजोआ है, कि प्लाज्मोडियम है, कि लिस्मानिया है, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, है ना। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ कैसा होता है? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर रहते हैं, कहाँ रहते हैं भाई? तो मच्छर की बात है तो मच्छर भी आ रहा है। तो गंदे जल में रहते हैं, बी साफ जल में रहते हैं, सी समुद्र जल में रहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू का जो मच्छर होता है वो साफ जल में रहता है। किस जल में रहता है? तो साफ जल में। डेंगू जो है एडिज एजिप्टी प्रजाति के मच्छर होते हैं ना। कैसे होते हैं मच्छर? तो एडिज एजिप्टी प्रजाति के मच्छर होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? ए है अवशेषी अंग, बी है समृद्धि अंग, सी है समजात अंग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये, मतलब एक तरह के अनुरूप अंग, है ना, या अनुरूप समविकृति, मतलब एक तरह से। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, है ना? मेंडल, ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 6, सी है 7, डी है 14। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। मेंडल ने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया 7 प्रकार से ना। ये मेंडल को आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था। किस पर? मटर पर प्रयोग भी किया था, मटर के पौधे पर। आनुवंशिकी के जनक भी हैं ये, मेंडल जो है आनुवंशिकी जनक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए है होमो हैबिलिस, बी है होमो इरेक्टस, सी है होमो सेपियंस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का नाम होमो सेपियंस है, ऑप्शन नंबर सी। आगे 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, कौन सा गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है? तो एक्स वाई, एक्स एक्स, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषों में गुणसूत्र एक्स वाई पाए जाते हैं, एक्स वाई दोनों, एक्स भी और वाई भी। और महिलाओं में केवल एक्स एक्स पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? महिला में, महिला में पाया जाता है ना। और पुरुष में एक्स वाई दोनों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है ये, कह रहा है पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है?
पहला है 17 नवंबर, दूसरा है 1 मई, तीसरा है 5 जून, चौथा है 8 अक्टूबर। तो पर्यावरण जो दिवस है तो उसको 5 जून को मनाते हैं। कई जून को मनाते हैं? तो 5 जून को ना। तो देखते हैं ऑप्शन में 5 जून सी में है, और ये जो ऑप्शन ए नंबर दिया है 17 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक। 1 मई जो है मजदूर दिवस कहिए अंतर्राष्ट्रीय, या श्रमिक दिवस कहिए? मजदूर दिवस, मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस। और 8 अक्टूबर का भारतीय वायुसेना दिवस है। 8 अक्टूबर भी बहुत मायने रखता है। भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है इस दिन। तो दोस्तों, आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक बटन को दबाएं अगर आपको अच्छा लगा तो। अगर आपको इससे भी बेहतर वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरा हौसला बढ़ाइए, कमेंट कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और लाइक बटन को दबाइए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। चलिए, आज के लिए मिशन क्लास पर यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, ओके। आप सबका दिन शुभ हो ना।